कौतूहल शीर्षक से देखें। आगे ये लिखते हैं 1940 से 46 का ये 6 वर्ष का जो दौर था, उन दिनों कहते हैं कि तथाकथित अच्छे घरों की लड़कियां ना नौकरी करती थी ना पढ़ती थी। ईसाई या बंगाली स्त्रियां ही शिक्षिका या प्रिंसिपल अथवा अस्पताल में लेडी डॉक्टर होकर आया करती थी। यानी ईसाई हो या बंगाली स्त्री, उन्हें लोग ज्ञान और योग्यता के चलते आदर तो देते थे, पर अपनी बेटियों को उन जैसा बनने को तैयार नहीं करते थे। वे इन औरतों को नैतिक स्तर पर छोटा और हीन मानते थे, इसलिए भोगिया भी मानते थे। बड़े जमींदार लोग उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का अंग मानते थे, साथ कार्य करने वाले अफ़सर उन्हें अपने लिए भेजा गया तोहफ़ा। कभी-कभी किसी महिला के स्वाभिमान से इस पुरुष हेकड़ी की टक्कर भी हो जाती थी। ये पढ़ी-लिखी महिलाएँ अकेले रहती थी, वेतन काफ़ी होता था इनका, अच्छा बंगला मिलता, खान-पान का स्तर भी अच्छा होता। अकेलापन दूर करने के लिए कभी-कभी वे किसी को अपना मित्र बना लेती, पर अधिकतर मित्र वफ़ादार नहीं होते थे। ईसाई औरतें तो कभी-कभी अपने बटलरों और खानसामों से ब्याह भी कर लेती थीं, जो उनका हुक्म मानते थे। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः हुक्म देने की आदी होती थी, हुक्म लेने की नहीं, और पति का हुक्म भी नहीं। बंगाली महिलाएँ दूसरी प्रवृत्ति की होती थी, वे किसी से जल्दी मिलती-जुलती नहीं थी। शिक्षिकाएँ मेल-जोल बढ़ाने से कतराती थी, अपने आचरण पर अंकुश रखती थी ताकि अपने छात्रों के आगे आदर्श बनी रहें। उसी लेडी डॉक्टरनी के घर की छत पर प्रायः दोपहर को बच्चे जुट जाया करते थे। उस दिन भी हम सभी वहीं जुटे थे। माता-पिता समझते थे कि हम अपने-अपने कमरे में सो रहे हैं। उस दिन हमने पापा-मम्मी का खेल शुरू किया। किसी ने कच्छी पहनी, किसी ने सलवार। पापा के रोल में एक अकेला राशिद, वही था पापा के रोल में एक रसीद था, और मम्मी के रोल में मैं, मेरी छोटी बहन और रसीद की दोनों बहनें खातून और कुलसुम, कोई भी फिट हो सकती थी। मम्मी के पास ऐसा क्या होता है, सबने एक दूसरे की कच्छी या सलवार में देखना चाहा। खातून सलवार पहने थी, वो बड़ी थी। रसीद ने निकर नहीं खोली, बोला मैं तो बड़ा हूँ, नहीं दिखाऊंगा। खातून भी बोली मैं भी बड़ी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। मैं अड़ गई, जब सबने खेलने का फैसला ले लिया है तो सब खेलेंगे, बड़े हो या छोटे। अब रोड़ी मत पीटो, हमसे तो आपने हमारी कच्ची खुलवा ली, अब आपकी बारी है, बस अपनी सलवार भी खोलो। खातून की सलवार मैंने खोल दी, उसके पास कुछ फर्क ना था, बालू गाए थे। यही बनेगी मम्मी, मैं बोली। यही मम्मी बनेगी। बीबी जी जब नहाती है तो उनके भी ऐसे बाल होते हैं, हमारे बाल क्यों नहीं उगे? कुलसुम ने पूछा। हम छोटे हैं ना, मैं बोली। एक दूसरे को छूकर हमने सबने देखा, राशिद ने भी छुआ। अब सबने जिद की। अब तुम्हारी बारी है रसीद, अपनी निकर खोलो और दिखाओ अपनी मूर्ति। ना नुकर तो बहुत किया रसीद ने, फिर उसने उसने भी निकर खोली। कोई खास हैरानी नहीं हुई तीनों लड़कियों को। बहुत से लड़के सबके सामने नंगे घूमते, नहाते, पेशाब करते वक्त उनकी मूर्ति तन जाती है। राशिद के भी हल्के हल्के बाल उग रहे थे, वो बहुत गोरा था, बहुत कोमल था। उसे हाथ लगाकर सबने बारी बारी देखा तो तन गई, सख्त हो गई। सब हंसने लगी। राशिद ने कहा अच्छा कमीज उठाकर दिखाओ, देखे वहाँ क्या है, तुम लोग बच्चे की माँ बन सकती है या नहीं। राशिद ने मेरा वक्त छुआ। अभी कुछ भी उबार नहीं था, खातून के पास से दूध की लायक चाहती। कुलसुम बोली, अरे वाह, तो मेरी माँ जाई बहन है ना, उसके साथ ये खेल नहीं होगा। खातून की छाती पर दो सुंदर सी गोलाइयों के बीच काले काले गिन्नी से दो बिंद मैंने उन्हें छुआ और अपने वक्ष को भी देखा। क्यों नहीं उभरा मेरे पास कुछ ऐसा ही। राशिद ने कहा, मैं पापा का रोल अदा नहीं कर सकता, मैं तो भाई हूँ ना। तो भाई भाई का खेल खेलो ना राशिद भाई, ये भाभी बनेगी और तुम भैया। मेरी तरफ इशारा करते हुए कुलसुम बोली, उसके पास तो दूध पिलाने लायक कुछ भी नहीं है, शादी होती तो बच्चे भी होते ना, ये दूध कैसे पिलाएगी। राशि ने मेरी छाती पर हाथ रखकर दिखाते हुए कहा। मुझे बुरा लगा। जा, मैं नहीं बोलूंगी तेरी बीबी, ना ही मैं खेलूंगी तेरे साथ। और फिर सब आपस में लड़ने लगे। कुलसुम जिद कर रही थी मुझे भाभी बनाने की, पर राशि डर गया। बस फिर क्या था, सबके सब लड़ गए। फिर सबने अपनी अपनी कच्ची सलवार और निकर पहनी और धक्का मुक्की उतरी कर दौड़ भाग होने लगी। डॉक्टर नी जग गई। क्यों हंगामा मचा रहा है यहाँ, उसने डांटते हुए कहा। पापा जी भी वहीं थे। शोर सुनकर वे चुपके से घर की तरफ चले गए। बच्चों की चोरी के साथ कहीं उनकी चोरी भी पकड़ी ना जाए, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं टोका। डॉक्टर ने छत पर आकर आसिद के कानों में उसे धाप लगाई। हम सब लोग छत से उतरकर अपने अपने घर चले गए। अपराध बोध का बीज 1940 से 41 के दौर में बताते हैं कि पटियाला के शहर वाले घर से अक्सर हम लोग नाना के घर जाते थे। छुट्टियों में ताऊ और बुआ के लड़के भी आते थे। बीबी जी और बहुएं मिलने जुलने नाना के घर चली जाती थी। घर में दादी और मैं तथा ताऊ जी का मझला बेटा, मतलब ताऊ जी का जो मझला बेटा हरबंस लाल बेदी, वही रह जाता था। ताऊ के मझले बेटे की दोस्ती एक गोरी चिट्टी सुंदर लड़की से हो गई थी, जो भाभी के साथ प्रभाकर में पढ़ती थी। कृष्णा नाम था उसका। मुझे उन दोनों के प्यार का यह रिश्ता बड़ा अच्छा लगता था। बाद में उनका आपस में विवाह भी हो गया। जब कभी बीबी जी ताऊ के बेटों से भेदभाव बरतती तो मैं डटकर मुकाबला करती। कम दूध क्यों दिया इन्हें, टोस्ट पर पूरा मक्खन क्यों नहीं लगाया, रोटी क्यों नहीं चुपड़ी, दाल में उतना घी क्यों नहीं डाला जितना रबी की कटोरी में डालती हूँ। ये सब सवाल मैं जोर से ऊंचे स्वर में पूछती कि बीबी जी झेप जाती और बदनामी के डर से सब त्रुटियां दूर कर देती। बीबी जी अकेले
मैं मुझे डाँटती, गाली देती और कहती, "ये लड़की तो दूसरों पर जान देती है, अपना घर इसे पराया लगता है।" उन्हीं दिनों एक बार ऊपर बरसाती में ताऊ जी का वही मंझला बेटा अकेला ही था। मैं नीचे दादी के पास बैठी पढ़ रही थी। गणित का कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैं उससे यानी ताऊ के बेटे हरबंस से ऊपर बरसाती में पूछने चली गई। वो बीए में पढ़ता था। मैंने सोए से उसे जगाया और सवाल का हल समझने को कहा। पहले तो वो झुँझलाया, फिर बैठकर मुझे बताने लगा। मैं समझने में मग्न थी, एकाएक उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं बेहद घबरा गई, हतप्रभ रह गई। पता नहीं क्यों मुझे चिल्लाना उचित नहीं लगा। छूटने की कोशिश की, पर कहाँ भाई और कहाँ मैं। भाई ने मुझ में प्रवेश करने की कोशिश की, पर नहीं कर पाया। उसने मेरा मुँह दबा दिया, कहीं मैं चीख ना पड़ूँ, कोई सुन ना ले। मैंने छटपटा कर भाई को दाँत से काट लिया। भाई ने बाहर ही अपने को हाथ से शांत कर, पर मेरे अंदर ज़रूर कुछ छू गया। उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी सलवार खराब हो गई थी, मुझे बहुत खराब लग रहा था, पर कहीं कुछ नया-नया भी था ये सब। कुछ अच्छा भी लगा होगा, लेकिन गलत भी लग रहा था। मैं बाथरूम में जाकर कपड़े बदल आई, सलवार धो डाली ताकि नौकरानी देख ना ले। उसके बाद उस भाई के प्रति मेरी नफ़रत इतनी बढ़ी कि हर बात पर बीवी जी से मैं उसकी चुगली करने लगी और उसे डाँट पिलवाने लगी। मैंने उससे बोलना भी बंद कर दिया। ये घटना मेरे दिमाग में कुछ गलत का बोध कर गई। उस दिन अपराध बोध का बीज जो नौकर के व्यवहार से पड़ा था, मेरे मन के अनजोते खेत में अंकुर बनकर फूट गया। अंकुर बड़ी संभावनाएं लिए होता है, पर वे संभावनाएं घातक भी हो सकती हैं। इसका एहसास उस समय नहीं होता जब बीहन यानी बीज पड़ता है, अंकुर फूटता है। पेड़ बन जाने पर ही पौधे की विकृतियां दिखाई देती हैं। चचेरे भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसकी मुझे ग्लानि थी। भाई बहन के रिश्ते का एक अलग आदर्श था मेरे मन में, जिसे तोड़ा था उसकी इस हरकत ने। ये बड़ा सवाल था जो मुझे प्रायः कचोटता रहता था। इसी कचोट ने मेरे आदर्शों के पारदर्शी पर्दों की ओट को तार तार कर दिया था। रिश्तों के पर्दे चाक-चाक हो गए थे। यौन वर्जनाएँ जैसे उपहास उड़ा रही थी। वर्जना लगाने वालों या मनाने वालों का, ये रिश्तों का। मेरे मन में बैठे रिश्तों की कसौटी में गहरी दरार पड़ गई थी। उसी दिन शायद यौन के प्रति जिज्ञासा भी तीव्र हुई। वर्जनाएँ जो यौन संबंधों पर लगी थी, ढहने लगी थी या ढह गई थी, अंकुश ही मुचक गया था। गलत का एहसास 1940 से 41 के दौरान में कहते हैं कि सर्दी के दिनों में 9:15 बजे तक बच्चे रज़ाई में घुस जाते थे। दादी के इर्द-गिर्द सबकी खाट बिछी होती। पापा जी जिन दिनों छुट्टियों में आते थे, वे दादी की रज़ाई में घुसकर बैठ जाते और बच्चों से बातें करते और कोयटा के भूचाल और लड़ाई के हाल सुनाते। पापा जी के कोयटा जाने के बाद इधर आर्य समाजी मास्टर पूरन चंद ने हमारे घर में ही रहना शुरू कर दिया था, जो पूरन चंद था। और वो पापा जी का विश्वासी था। बीबी जी भी उसे बहुत मानती थी। वो भी सवेरे-सवेरे बच्चों की रज़ाई में घुसकर बैठ जाता और कभी-कभी स्वामी दयानंद की शिवरात्रि के चूहे वाली कहानी भी सुनाता, तो कभी स्वामी दयानंद को ब्राह्मण रसोइयों वाला सत्यार्थ प्रकाश पर चर्चा करता। दादी मास्टर की बातों को धर्म की बात मानकर सुनती। हालाँकि वे सब बातें उनके कर्मकांडी धर्म के विरुद्ध थी, पर थी तो किसी महात्मा पुरुष की बातें ना। सो धर्म की निंदा हो या प्रशंसा, वे बातें धर्म से जुड़ी थी और किसी महापुरुष, महात्मा, साधु के हवाले से सुनाई जाती थी। तो दादी के अनुसार सब सुनने लायक थे। मास्टर बारी-बारी से केवल भाभी की रज़ाई छोड़कर सबकी रज़ाई में घुसा करता था। एक दिन वो मेरी रज़ाई में घुसा और लगा गप्पे हाँकने। पहले 2-4 दिन तो वह बड़ी शराफ़त से चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने रज़ाई के अंदर ही अंदर मेरे गुप्तांगों को टटोलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एकाएक अपना हाथ बढ़ाकर मेरे वक्ष को छू लिया, जहाँ छोटे-छोटे 2 उभार जन्म ले रहे थे। उसने उन्हें धीरे से मरोड़ा। दर्द हुआ, पर मेरे भीतर कुछ गुदगुदाया भी और कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे ये कोई राज की बात है। गलत है, पर राज है, कैसे बताएँ? मुझे अपने बड़े होने का एहसास भी हुआ। मैं कुछ बोली नहीं, बिस्तर से निकल कर दादी के बिस्तर में घुस गई। हर रोज़ यही होने लगा। एक दिन साँझ को मास्टर ने मेरे सूट को खूंटी पर लटकते देखा। वह मेरी सलवार उठाकर अपने कमरे में ले गया। अगले दिन जब वह बिस्तर में घुसा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सलवार नीचे से उधड़ी हुई थी। उसने धीरे-धीरे अपनी उँगलियों से मुझे छुआ। वह मुझे अपने पुरुष के लिए तैयार कर रहा था। वह मुझे अपना पुरुष पकड़वा देता था, आँखों के इशारे से उसे सहलाने के लिए कहता। मुझे लगता जैसे मेरे हाथों में साँप पकड़ा दिया है उसने। मैं हाथ पीछे खींचती तो वह फिर से मेरा हाथ खींचकर साँप के पास ले जाता। वो बातें भी करता रहता और रस भी लेता रहता। मैं दिन भर उससे नफ़रत करती, उसके साँप से डरती, पर जब सवेरे-सवेरे वो बिस्तर में आकर बैठ जाता तो प्रतिकार न कर पाती। अब शायद मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा था, मुझे साँप अच्छे लगने लगे थे, या मैं आतंकित होकर उसे सहलाने लगती थी। मैं नहीं जानती थी, तब मैं लगभग 11-12 वर्ष की थी। मुझे मासिक भी नहीं होता था। किसी को ये सब कुछ बताने से भय भी लगता था और शर्म भी आती थी। वह पापा जी और बीवी जी की नाक तले मेरी रज़ाई में घुसकर बैठ जाता, पर उसे मास्टर पर उस मास्टर पर पापा जी और बीवी जी को इतना विश्वास था कि अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलती तो वो झूठ माना जाता। उसके खिलाफ बोलने का मतलब था मार खाना। ये लड़की ही खराब है, पढ़ने के डर से मास्टर की शिकायत करती है। सब ऐसे ही कहते, ये विश्वास मेरे मन में बैठ गया था। अब अपराध बोध आँखों पर टहनी और पत्तियों को जन्म दे रहा था। कोयटा में किस्से बताती हैं कि देखिए जीवन के इनके कितने अनछुए पहलू हैं जो इंसान बचपन में नहीं समझ पाता। 1942-43 के दौर की बात कर रही है। एक दिन पापा जी का तार आया।
कि सबको उनके साथ क्वेटा जाना है। सब क्वेटा चले गए, बीबी जी, दादी, भाभी और सब बच्चे यानी मैं, छोटी बहन उर्मिला सब। छोटा भाई रविव्रत नाना के घर पढ़ने के लिए रह गया। सबसे बड़े भाई सत्यव्रत लाहौर में पढ़ रहे थे, यानी रविव्रत छोटा वाला नाना के यहाँ रह गया और सत्यव्रत बड़ा वाला लाहौर में। और मझला जो था चंद्रव्रत, वो फौज में था जिसकी पोस्टिंग पेशावर में हो गई थी। तीनों भाई मुझसे बड़े थे। क्वेटा में एक ठेकेदार के बड़े से घर के एक हिस्से में पापा जी को रहने के योग्य घर मिल गया था। पापा जी रोज शहर से क्वेटा छावनी ड्यूटी पर जाते, कभी मिलिट्री की जीप भी लिवाने छोड़ने आती। सभी अफसरों ने इसी तरह अपने परिवार शहर में लाकर रख लिए थे। क्वेटा में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। रात में सब चिमनी में लड़कियां लकड़ियां डालकर सेकते थे। दादी तो कच्चे कोयले यानी लकड़ी से बने कोयले वाली सिगड़ी रजाई में लेकर बैठती। पापा जी और बीबी जी देर रात लौटते, यानी पापा जी और इनकी माँ। हम दादी के इर्द गिर्द किसी कहानी और पूर्वजों के कर्तव्य करिश्मे यही सब सुनते। ये परिवार के अतीत की कहानियां बड़े चाव से सुनाती। दादी बड़े उत्साह से दादा और उनके भाइयों के तथा मेरे ताऊ यानी अपने बड़े बेटे के किस्से सुनाया करती। वे पापा जी और पापा जी की पहली पत्नी दुर्गा नारंग, इनकी पहली पत्नी का नाम था, जो पापा जी की पहली पत्नी का नाम दुर्गा नारंग, उनके भी जो किस्से सुनाती थी। वे बताते-बताते अतीत में इतनी डूब जाती कि सब कुछ वर्तमान लगता। वे बताती कि सिब्बी कोयटा की रेल लाइन अंग्रेजों के ज़माने में हमारे दादा करमचंद बेदी ने ही बनवाई थी। वे बताती कि कैसे अफ्रीका में दादा के मझले भाई मलवा राम बेदी और छोटे भाई हीरालाल बेदी तथा उनके बड़े बेटे जगन्नाथ ने गेहूं के बड़े-बड़े फर्म बनवाए थे। गेहूं से भरे जहाज के इंडिया आने की चर्चा करती थी। ताऊ जगन्नाथ बेदी और ताई के साथ पुराने नौकर इंद्र का अफ्रीका जाना और ताऊ के बीमार होने की चर्चा ये बड़े दुखी मन से करती। उनका पुराना नौकर इंद्र, जिन्हें पापा जी की भी गोदी में खिलाया गया था, भी साथ में कोयटा आया था। इंद्र को सब बच्चे इंद्र बाबा कहते थे। वह इस परिवार की उस समय तक 3 पीढ़ियों की गोद में खिला चुका था। पहले पापा जी, ताऊ जी और 3 बुआ, फिर पापा जी, ताऊ जी और सभी बूऊ के बच्चे। बाद में उन सबके और मेरे तथा सभी चचेरे फुफेरे भाई के बच्चे भी उनकी गोद में ही खेले थे। वो मुझे बहुत प्यार करता था। सवेरे मुझे वो अपने साथ बकुल चादर या रजाई ओढ़ रंग में लेकर अपने गिलासी दूध या चाय में रात को बासी मकई या गेहूं की रोटी चुर कर खिलाता। उसने सभी पीढ़ियों को ऐसे ही पाला था। तब चाय का चलन था नहीं, दूध या छाछ चलन में था। बाद में दूध की जगह चाय आ गया। जब पटियाला में मिलिट्री अस्पताल वाले घर में वो बड़ी बाल्टी में भैंसों और गायों का दूध दूहता तो मुझे पास बिठा लेता। थन से एक धार बाल्टी में डालकर वह एक धार मेरे मुंह में डाल देता। माँ की उपेक्षा की पूर्ति दादी की तरह ही इंद्र बाबा भी करते। बस मुझे ही वह ऐसा धार का दूध पिलाता था और किसी को नहीं। इंद्र बाबा के लिए मैं ही वीआईपी थी। मुझे याद आता है भटिंडे यानी पंजाब का कस्बा अपना भटिंडा शहर में जब हम दोनों बहनें झगड़ती तो मैं इंद्र बाबा के पास शिकायत करने जाती और छोटी एक नौकर गुड्डी जो टोपी पहनता उसके पास। उन दिनों तांबे के पैसे का चलन था जिस पर किंग एडवर्ड की टोपी वाली तस्वीर होती या उसके पिता के रोंडे गंजे सिर वाली। मैं रोंडे सिर वाले पैसों को जमा करती और उन्हें बाबा इंद्र का पैसा कहती। टोपी वाले पैसे को गुड्डी का पैसा कह मेरी छोटी बहन छीना झपटी करती। इंद्र बाबा भी कभी-कभी पुरानी बातें याद कर अफ्रीका में ताऊ जगन्नाथ बेदी की रंगरलियों के किस्से या फिर बीकानेर और नैनीताल में ताऊ के प्रेम की या पापा जी की पहली पत्नी दुर्गा द्वारा घूंघट न निकालने के किस्से ताई गौरा के साथ बैठकर दोहराते। मैं अपनी नन्ही समझ के अनुरूप सही या गलत परखती और चुपचाप सभी किस्से सुनती। कभी गौरवान्वित होती, कभी गुस्सा, कभी नफरत। गौरा ताई जी जब हमारे पास क्वेटा मिलने आती थी तो ये किस्से लेकर बैठ जाती और पुरानी बातों के संदर्भ में इंद्र बाबा को गरियाने लगती हुई कहती, यही तो था सब खुरापात की जड़ जो अफ्रीका में हवसिनियों को तेरे ताऊ जी के लिए लाला के देता था। यही मुझसे छिपा कर ही इन्हें तेरे ताऊ जी का ठिकाना बताता। वे कहाँ है, किस जगह है। 3-3 रात 3-3 दिन काम धाम छोड़ के तेरे ताऊ जी उन्हीं के पास पड़े रहते थे। तभी तो सब बीमारियां लग गई थी उन्हें। वे इंद्र बाबा पर ऐसे गुस्सा होती जैसे उसी दिन उनके समझ ये सब घट रहा हो। पर कभी कभी वो इंद्र बाबा के साथ पुरानी बातों को दोहरा कर उससे हामी भरवा कर रस लेती हुई उन्हें यादों में खो जाती और मुस्काती। वे सब कुछ ऐसे बयां करती जैसे वो सब अभी घट रहा हो। दादी बताती थी चूंकि सिबी से कोयटा की रेल लाइन हमारे दादा करमचंद बेदी की ठेकेदारी में बनी थी इसलिए वे भारत में ही रह गए थे। चूंकि वो गुरुवंश थे इसलिए गुरुवाई कायम रखने के लिए संगतों के प्रबंध और बाबे गदी की गद्दी कायम रखने के लिए स्वदेश में बड़े बेटे का रहना जरूरी था। आनंदपुर साहब तक उनकी मान्यता थी। संगतें भी उन्हीं के पास जमती थी। जमीनें भी बहुत थी जो मुजारों को जोत आबाद करने के दे रखी थी। ऐसी जमीनों को दादा के सामने सबसे छोटे भाई हीरालाल बेदिया उनका नौकर ही देखते थे। इस नौकर को बड़ी ताई इंद्रदेई ने जो मेरे दादा की ताई थे अपने पास पूत की तरह रखा था। वही उनकी जमीन जायदाद की देखभाल करता था और दादा के मझले भाई मलवा राम बेदी संत प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय तक शादी नहीं की थी। ऐसे भी उन दिनों पंजाब में ऐसे कम ही परिवार होते थे जिसमें सभी भाइयों के ब्याह होते थे। पंजाब में लड़कियों की भी कमी थी। दान दहेज की प्रथा थी नहीं। सगुन में 100 रुपए एक नारियल देकर सगाई हो जाता। बड़े लोग एक मोहर या पौंड देते थे। उन दिनों पौंड सोने का और रुपए चांदी का होता था।
मजली दादा मलवाराम बेदी ने अफ्रीका जाने का फैसला किया और वे अपने साथ छोटे दादा हीरालाल को भी ले गए। छोटे दादा की पत्नी आत्मा देवी भी साथ में गई। उनकी इकलौती बेटी लज्जा अफ्रीका में ही पैदा हुई और मजली दादा ने वहां जाकर व्यापार बढ़ाया। उन्हें अंग्रेजों ने केन्या और नैरोबी में जमीनें दी। मजले दादा ने एक बैंक भी खोला जिसमें ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हिस्सेदार थे। वे अपना पैसा उसी बैंक में जमा करते। अफ्रीका में व्यापार अच्छा चल निकला था तो पापा जी के बड़े भाई जगन्नाथ बेदी, जो उस समय टेरी गलवाड़ की तरफ से एसडीओ लगे हुए थे, उन्हें नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर अफ्रीका बुला लिया गया। ताऊ जी का परमेश्वरी देवी से विवाह हो गया, जो जल्दी ही मर गई थी। परमेश्वरी उनकी मृत्यु के बाद हमारी वर्तमान ताई ब्याह कर आई थी। ताऊ जी अपने साथ अपनी पूर्व पत्नी के भाई काशीराम को भी अफ्रीका ले गए थे, जो बहुत ही शरीफ किस्म के व्यक्ति थे। ये मेरी होने वाली भाभी के पिता थे। ताई अपने साथ पुराने नौकर इंद्र को भी लेकर गई थी। वे एक बेटा और बेटी को दादी के पास छोड़ गई और गोद के बेटे हरवंश को साथ ले गई। जब वे विधवा होकर वापस भारत लौटी तो उनका छोटा बेटा विश्वामित्र बेदी घर में था, वही भारत में पैदा हुआ। एक मर्द बराबर हजार औरत। घर में सबसे छोटे पापा जी थे और बड़ी बुआ भागो देवी थी। उनके सबसे बड़े बेटे थे माधोराम। यानी घर में सबसे छोटे इनके पापा थे और बड़ी बुआ इनकी थी भागो देवी। और भागो देवी उनके सबसे बड़े बेटे थे माधो। लगभग पापा जी की ही उम्र के उनके बेटे रहे होंगे। और बेटी का ब्याह छोटी उम्र में कर देने के कारण उन दिनों प्रायः प्रत्येक परिवार में जैसे माँ और बेटी एक साथ ही बच्चे जना करते थे। पापा जी का पहला विवाह लाहौर के नारंग परिवार की बड़ी बेटी दुर्गा से हुआ था। श्री नारंग लाहौर में वेस्ट एंड होटल के मालिक थे। मेरी पहली माँ दुर्गा जालंधर के गुरुकुल प्रणाली के महाविद्यालय में पढ़ी थी, जो पंजाब में लड़कियों का पहला कॉलेज था। ये कॉलेज लड़कियों की शिक्षा के प्रचार हेतु आर्य समाजी व्यवस्था में चलता था। वहां से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। बीबी जी यानी मेरी अपनी माँ लीलावती खोसला भी उसी विद्यालय में 2 वर्ष तक वहीं पढ़ी थी। वे पहली माँ की ही वार्डशिप में थी। बीबी जी जब दूसरी तीसरी क्लास में थी तो जो पहली माँ थी उस वर्ष मैट्रिक में थी। एक दिन नाना दीवान दीनानाथ खोसला के साथ गांव जाते हुए एक पेड़ को देखकर मेरी माँ ने अपने पिता यानी मेरे नाना से कहा, पिताजी ये पेड़ कितना सुंदर है। बस इसी पर नाना को खतरा हुआ कि लड़की ज़्यादा पढ़ जाएगी तो समझदार हो जाएगी। उन्हें लगा कहीं वो पढ़कर उन्हें न पढ़ाने लगे। वे बोले, ये तो अभी से सुंदर असुंदर की बातें करने लगी। भला लड़कियों को पेड़ के सुंदर या सुंदर ना होने से क्या मतलब। बस बीबी जी की पढ़ाई बंद कर दी गई। बाद में मैंने और मेरी छोटी बेटी तरंग ने भी इसी प्रकार पेड़ों को देखकर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया की, जो पीढ़ियों के अंतराल की होतक थी। और गोतक थी मानसिकता में बदलाव की। लेकिन इस बात पर मेरी या मेरी बेटी की पढ़ाई बंद तो नहीं हुई। हाँ, मेरे पिता ने ठूंठ वृक्ष को सुंदर कहने के लिए जरूर मुझसे सवाल किया कि ठूंठ को क्यों सुंदर कहा। मैट्रिक पास करने के बाद पहली माँ का ब्याह मेरे पापा जी प्यारेलाल बेदी से हो गया। जब उनकी डोली द्वार पर लगी तो बहू को देखने सब जुटे। गुरुओं के यहाँ पढ़ी लिखी बहू आई है, इसकी गांव भर में चर्चा हुई। बेटा भी पढ़ा लिखा, बहू भी पढ़ी लिखी। पापा जी उस समय लाहौर में डॉक्टरी में दाखिला ले चुके थे। ताऊ जी की पोस्टिंग नैनीताल में। मझले और छोटे दादा अफ्रीका। दादी और घर की बाल विधवा ताई सब आए। हमारे दादा भी आए। दादी ने डोली का पर्दा उठाया कि बहू का घूंघट उठाकर मुंह दिखाई में हार पहनाए। पर डोली में बहू मुंह उघाड़े ही बैठी थी। दादी घबरा गई और झट से पर्दा गिरा दिया। माँ पर्दा उठाकर खुद बाहर आकर खड़ी हो गई तो दादी ने झट से उसे हार पहनाया। माँ ने सबको नमस्ते की, दादाजी को भी। दादाजी हतप्रभ थे। उन्हें झट पकड़ी से अपना मुंह ढक लिया ताकि बहू उनका मुंह न देखे और पर्दा कायम रहे। ताऊ जी ने भी अपने गमछे को घूंघट की तरह मुंह पर लटका लिया। दादी के साथ बहू कमरे में आ गई। बाबा जी भी आए। बहू का मुंह उघाड़े आना चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। ताई आगे बताती, तेरे ताऊ जी के पास नैनीताल में पापा जी और तुम्हारी पहली माँ मिलने आए। वे महीने भर हमारे पास रहे। ताऊ जी तुम्हारी माँ के सामने नहीं पड़े और उनका मुंह देखने और नमस्ते के मुकाबले होने से डरते थे। लौटने के वक्त तेरे ताऊ जी ने उन्हें रेलगाड़ी में बिठाने जब वो गए तो माँ और पापा जी डिब्बे में बैठे। ताऊ जी ट्रेन के पास नीचे स्टेशन पे खड़े थे कि अब तो सब गाड़ी में बैठ ही गए होंगे, अब बहू सामने नहीं आएगी। पर जैसे ही गाड़ी चलने को तुम्हारी माँ ने पापा जी को, जो गेट पर खड़े थे, हाथ से पीछे धकेल दिया और खुद दरवाजे पर खड़ी होकर ताऊ जी से कहा, नमस्ते भाई साहब। तेरे ताऊ जी की इससे बचने की महीने भर की कोशिश बेकार हो गई। ये सब बताते बताते ताई हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है। वह अभिभूत होकर मेरी पहली माँ और मेरे पापा जी के प्रेम की किस्से बताती है। मैं बीबी जी से अपनी पहली माँ का तुलना करती हूँ तो पहली माँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सोचती काश वे जिंदा होती तो आज मेरे तर्कों को समझती। शायद अपनी पहली माँ द्वारा परंपराओं को तोड़ने की ये सब किस्से सुन सुनकर ही मुझे पुरानी परंपराएं तोड़ना अच्छा लगा हो। ताई ने बताया कि बाद में पहली माँ एक बच्ची को जन्म देकर मर गई। कुछ दिनों बाद वो बच्ची भी मर गई। पापा जी बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व था और उसे प्यार भी। वे तभी से मेरी उस माँ के विरह में कविताएं लिखने लगे थे। ताऊ जी पापा जी पर बिगड़ते और कहते, क्यों रोते हो औरत के लिए, तुम कहो तो मैं 1000 औरतें ला दूं तेरे लिए।
औरत के लिए भी कभी कोई मर्द रोता है क्या? एक मर गई तो दूसरी आ जाएगी। उस ज़माने में औरतों के प्रति सभी लोग ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे, पर पापा जी इन सबसे अलग थे। पापा जी जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उसके प्रिंसिपल थे कर्नल डॉक्टर अमित चंद। वे मेरी माँ यानी दूसरी के मामा थे। पापा जी काफ़ी मेधावी छात्रों में थे। कर्नल साहब की बहन की बेटी जवान हो रही थी। उन्होंने अपने बहनोई दीवान साहब दीनानाथ खोसला को खबर भेजी। पापा जी और बीवी जी की उम्र में 10 वर्ष का अंतर था, जो इन दोनों कोई खास नहीं माना जाता था, बल्कि आर्य समाज के मापदंड के अनुसार शादी की आयु का लगभग यही मानदंड था। उन दिनों पढ़े लिखे परिवारों में आर्य समाजी विचार मान्य होते जा रहे थे। लड़के की 25 वर्ष और लड़की की 18 निर्धारित की गई थी। बीवी जी वही 15 वर्ष की थी और पापा जी लगभग वही 25 वर्ष के थे। भाई की कुड़माई के बारे में कहते हैं कि अफ्रीका में कंपनी का काम बहुत अच्छा चल निकला था। ताऊ जी यानी जगन्नाथ बेदी भी वहीं रहते थे। अब पंजाब में अफ्रीका जाने की बड़ी होड़ सी लग गई थी। सभी बड़े छोटे किसान व्यापारी अफ्रीका जाने लगे थे। उन दिनों पंजाब में कोई ऐसा परिवार नहीं था जिनका कोई बेटा अफ्रीका ना गया हो, ये जाने की सोच ना रहा हो। मालवा राम एंड कंपनी का बड़ा नाम था। ये कंपनी मेरे मछली दादा मालवा राम के नाम पर ही चलता था। इधर व्यापार में मंदी भी बहुत आ गई थी। कंपनी की हालत भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उधर भारत में स्वदेशी आंदोलन के चलते विदेशी माल की होली जलाई जा रही थी। युद्ध में गन्ने का दाम गिरा और मंदी आई तो लोगों ने बैंक से धड़ाधड़ अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे मालवा राम एंड कंपनी का बैंक फेल हो गया। घर में इस पर चर्चा होती। उधर मछली दादा मालवाराम बेदी को भी मलेरिया हो गया। अफ्रीका में मलेरिया बहुत ही मारक होता था, दूसरी जानलेवा, खतरनाक और लाइलाज बीमारियां थी तपेदिक और पीलिया जैसी येलो फीवर। ये बीमारियां बाहर से आए मजदूरों और अफ्रीका के मूलवासियों को समान रूप से पकड़ती थी। निमोनिया और टाइफाइड भी इन दिनों असाध्य रोग थे। मछली दादा की साझेदारी में ताऊ जी की पहली पत्नी परमेश्वरी के भाई काशीराम जी थे, जो बड़े शरीफ आदमी माने जाते थे। वे भी फगवाड़े के ही खत्री थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, उनकी छोटी बच्ची वही 6 महीने की थी। उनका अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। वे भारत लौटने की सोच रहे थे। उन्होंने 14-15 वर्ष की अपनी बड़ी बेटी शकुंतला की शादी उम्र में उससे दुगने बड़े 30 वर्ष के एक व्यक्ति से कर दी, जो दोहाजू भी था और बेहद कंजूस भी। दरअसल बिना माँ की बेटी से निजात पाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में जैसा तैसा करके जैसा भी लड़का मिला उसके साथ बेटे का ब्याह कर दिया। बेटी की शादी के 1 महीने बाद ही उनकी मृत्यु निमोनिया से हो गई। उस समय छोटी बच्ची यानी लजवा, जो मात्र 7-8 साल की थी, बड़ी बहन शकुंतला ही पालने हेतु ले आई। घर में और कोई अपना बच्चा ही नहीं था। बड़ी बहन के पति, जिन्हें सब जीजा जी कहते थे, बेहद कंजूस थे। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब छोटी बच्ची के आने से घर में दूध का खर्च बढ़ गया। उन्हें जो धन उस नन्ही बच्ची के नाम पर अपने ससुर से मिला था, कि वो गिनते ही नहीं थे। माँ-बाप के प्यार बगैर बहन के पास पली छोटी बच्ची, जो बाद में मेरी भाभी बनी, को जीजा की कंजूस आदतों के चलते रोज प्रताड़ित होना पड़ता था। जीजा की यौन शोषण का शिकार तो वह नहीं हुई, पर उसे घर में गैर जरूरी सामान की तरह समझा जाता था, जैसे वह उन पर जबरदस्ती लाद दी गई हो। हालांकि ससुर की सब संपत्ति जीजा जी को ही मिली थी। वे ठीक से उसे संभालते तो लाखों रुपए कमाते। उन्हें काफी सोना भी मिला था। फिर भी उस बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी को अपने ऊपर बोझ और अन्याय समझते। उन्होंने वहां रहकर ससुर की संपत्ति का भार संभालने की जगह उसे बेच बाच कर भारत लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा। भाभी की बहन शकुंतला अपने पति के साथ भारत लौट आई थी। वे दोनों प्राय मेरी दादी और पापा जी से मिलने आते थे। एक बार वे लोग मेरे नाना की हवेली पापा जी यानी बीवी जी से मिलने आए। नीचे मेरा बड़ा भाई सत्य यानी सतव्रत शकुंतला की छोटी बहन लाज लज्जा से खेल खेल में लड़ पड़ा। दोनों गुत्थम गुत्त हो गए। ऊपर तक लड़ाई की आवाज आ रही थी। पापा जी ने कहा, दोनों खेलते भी और लड़ते भी है। कुड़माई यानी सगाई कर देते हैं दोनों की, तब जिंदगी भर लड़ते खेलते रहेंगे। भाभी की बहन शकुंतला ने तुरंत बीवी जी से कहा। बीवी जी ने भी हामी भर दी। आनंद फानन में बात पक्की हो गई और जीजा ने तुरंत सगुन का 100 रुपए निकाल कर पापा जी के हाथ में थमा दिया। नानी मौली बात कर नारियल ले आई। उन दिनों लड़ते खेलते जिंदगी बिताना ही मध्यम परिवार में खासकर औरतों का सपना था। बीवी जी ने भी शकुंतला को मौली यानी कलवा बाधा एक नारियल दे दिया। सगाई पक्की हो गई। उन दिनों सगाई में 100 रुपए सगुन में देने का रिवाज था। तिलक दहेज नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की जगह में लोग सगुन में सोने की मोहर देते थे। नीचे दोनों लड़ रहे थे, ऊपर सगाई हो रही थी। अगले दिन भाभी ने खेलते खेलते बड़े भैया से कहा, तेरी सगाई हुई है, लड्डू खिला। तेरी भी तो हुई है, तू भी खिला। भैया तुनक कर बोला और दोनों फिर लड़ पड़े। दोनों नहीं समझते थे कि सगाई क्या चीज है। ये कहानी बार बार दादी बहुत ही रस ले लेकर हंस हंस कर पूरे परिवार को सुनाया करती थी। बीबी जी मूड में आती तो वो भी यही किस्सा सुनाती कि जब पापा जी नानौल में 13 वर्ष की भाभी लाज को 17-18 वर्ष के मेरे भैया सतव्रत के साथ मेरा ब्याह कर ले आए तो उन्होंने अपनी दी हुई जुबान को पूरा किया था। मेरी भाभी गोया अब घर की बेटी थी। वो बहन के यहाँ नहीं जाती थी। बहन के यहाँ सहे दुखों की याद वो शैल सास का अपना लेने में सहायक बनी थी। ससुराल में बस एक सास ही तो गुस्से वाली थी, बाकी तो सब नहीं।
सास का गुस्सा क्षणिक होता था, बाद में वे वैसी सहज हो जाती जैसे गुस्से में 2 मिनट पहले। घर में हम दोनों ननदें भाभी को पैरोकार थी। मैं बीबी जी से भाभी के लिए लड़ जाती थी। भाभी को घर में एक संतुलन बनाना पड़ता था, ज़रूरत और अनुभव ने उन्हें इनमें पट्टू बना दिया था। वे सबके सामने मुँह देखी बात करती थी, कभी-कभी वे पकड़ी भी जाती थी। तब जैसे खेल में हारने पर हारने वाला रोनी पीटते हुए कहता है, नहीं हम ही जीते हैं। उसी अंदाज में वे भी अपनी ही बात को सच कहती रहती, भले झूठ बोलते रंग हाथ पकड़ी गई हूँ। दोनों नंदे भाभी से छोटी थी, इसलिए उन्हें उनका झूठ मान लेना पड़ता था। मैं भाभी से भी तर्क करती थी, मैं कभी-कभी उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन फिर मुझे प्यार कौन करेगा? यही प्रश्न मुझे भाभी जो भी कहती, बेमन से ही मानना पड़ता। भीतर ही भीतर मैं कुढ़ती और संकल्प करती, बड़ी होकर कभी नहीं बनूँगी भाभी की ये झूठ। तो ये है आगे कुड़ी मार गुरु परिवार।